निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 9th December 1945, পেজ 170-171। আমাদের আগে কুলপতি, সমাজপতি, গ্রামাধিপতি, 10 ग्रामाधिपति, सहस्र ग्रामाधिपति इत्यादि ছিল। ठाकुर जी क्रम के साथ कहने लगे कि हमारे पहले कुलपति, समाजपति, ग्रामाधिपति, 10 ग्रामाधिपति, सहस्र ग्रामाधिपति ইত্যাদি थे। এর মধ্যে প্রধান যিনি তিনি হতেন রাষ্ট্রপতি, তার সঙ্গে থাকতেন প্রত্যেক বর্ণের बेस्ट मैन, सर्वोत्तम व्यक्ति। इनमें से जो प्रधान होते थे वही होते थे राष्ट्रपति, और उनके साथ रहते थे हर एक वर्ण के बेस्ट मैन यानी कि सर्वोत्तम व्यक्ति। এদের নিয়ে कैबिनेट মন্ত্রিসভা হতো। इन सभी को लेकर कैबिनेट यानी कि मंत्रिसभा होता था। এরা হলেন रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি। ये होते हैं रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल यानी कि जनसाधारण के प्रकृत प्रतिनिधि। এই নির্বাচন তথাকথিত ভোটে হতো না। ये निर्वाचन तथाकथित ভোট से नहीं होता था। হতো সার্ভিস, সেবা দিয়ে, অ্যাক্টিভিটি, কর্ম দিয়ে, মানুষের সর্বতোমুখী পালন পোষণের জন্য বাস্তবে কে কতখানি করেছে তাই দিয়ে। ये होता था सर्विस यानी कि सेवा देकर, एक्टिविटी यानी कि कर्म के द्वारा, मनुष्य के सर्वतोमुखी पालन पोषण के लिए वास्तव में कौन कितना करता है ये देकर। শতদায়িত্বশীল কর্মদক্ষতা ও সেবাপটুতায় তাদের উন্নততর পদে ঠেলে দিত। स्वतः दायित्वशील कर्म दक्षता और सेवा पटुता ही उन्हें उन्नततर पद पर अधिष्ठित करता था। आत्मप्रचार व भोट भिक्षार बालाई छिलो ना। आत्मप्रचार या फिर भोट के लिए मांग का कोई प्रश्न ही नहीं था। पदेर कांगाल छिलेन ना तारा। पद के लिए वो उत्सुक या तो भिखारी नहीं थे। লোকেই তাদের আবাহন করে ধন্য হতো। लोग ही उन्हें आह्वान करके धन्य होते थे। এইভাবে একটা প্লাউম্যান কৃষকেরও রাষ্ট্রপতি হবার বাধা ছিল না। और इसी तरह एक प्लाउमैन यानी कि किसान का भी राष्ट्रपति होने के लिए कोई बाधाएं ना थी। যে কোনো বর্ণের মানুষই সেবা ধর্মের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারত। कोई भी वर्ण के मनुष्य सेवा धर्म के द्वारा ब्राह्मणत्व अर्जन कर सकता था। ब्राह्मणत्व माने ब्रह्मगत्व। ब्राह्मणत्व का मतलब है ब्रह्मज्ञात। विपरीत किंतु आलादा, विपरीत लेकिन अलग है। विप्रेतर বর্ণের কোনো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বিপ্রের গুরু হতে পারে, কিন্তু তার মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। विप्रतर वर्ण के कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष विप्र के गुरु हो सकते हैं, लेकिन उसके लड़की से विवाह नहीं कर सकते। রাত বেড়ে চলেছে, কেউ কেউ কার্যান্তরে চলে যাচ্ছেন, আবার নতুন লোক আসছেন। रात बढ़ने लगी, कोई कोई कार्य के बाद चले जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। সতুদা আসতেই সিসি ঠাকুর নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, এসো এসো মধ্যম পাণ্ডব, দণ্ডিরে এনেছো সঙ্গে লয়ে। सतुदा आते ही सीसी ठाकुर नाटकीय भंगी में कहने लगे, आओ आओ मध्यम पांडव, दंडिर लाए हो साथ में। सतुदा हंसते हंसते बोलें, वीरेन आज आसते पारेनी। सतुदा हंसते हंसते कहने लगे कि वीरेन आज नहीं आ पाया। স্পেন্সার দা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজনৈতিক দলের পরিচালককে হুইপ বলে কেন? स्पेंसर दा बातों बातों में ठाकुर जी से पूछने लगे कि राजनीतिक दल के जो परिचालक है उसे व्हिप क्यों कहा जाता है। सीसी ठाकुर शॉटान बोले गलेन, he who leads the party into conception with rationalistic strokes to make them flow is called a whip। যে দলের লোকদের একত্রে মিলিত করবার উদ্দেশ্যে যুক্তির সংঘাতে তাদের বোধের উদ্দীপন ঘটায় তাকে বলা হয় যায় হুইপ অর্থাৎ পরিচালক। सीसी ठाकुर एक बार में कहते गए कि he who leads the party into conception with rationalistic strokes to make them flow together is called a whip। यानी कि जो दल के लोगों को एक साथ एक जगह लाने के उद्देश्य में युक्ति के संघातों से उनके बोध के उद्दीपन करते हैं, उसे ही कहा जाता है व्हीप यानी कि परिचालक।
সত্যদা কথায় কথায় বললেন, নিজে কতটুকু কি তা তো বুঝি, কিন্তু ইগো, অহং তো যায় না। सतुदा बातों बातों में कहने लगे, मैं क्या हूं ये तो मैं समझता हूं, लेकिन ईगो यानी कि अहम नहीं जाता है। সিসি ঠাকুর, ইগো, অহং একেবারে না থাকলে অ্যাটেম্প্ট, চেষ্টা আসে না। সিসি ঠাকুর कहने लगे, ईगो यानी कि अहम बिल्कुल भी न रहने पर अटेम्प्ट यानी कि चेष्टा नहीं आती है। আমি না থাকলে করবে কে? मैं न रहने पर करेगा कौन? हनुमान एक কথা কখনো ভোলেনি যে সে रामचंद्र सेवक। हनुमान कभी भी इस बात को नहीं भूले थे कि वो रामचंद्र के सेवक हैं। আমি তার, এ অহং থাকাই ভালো। मैं उनका हूं, ये अहং रहना अच्छी बात है। তাতে তার অপযশ বা অখ্যাতি হয় এমন তোর চলন সম্বন্ধে মানুষ হুঁশিয়ার হয়। इससे उनका अपजश या फिर अख्याति हो, ऐसे चलन के बारे में मनुष्य हमेशा होशियार रहता है। কিন্তু ভ্যানিটি, আত্মগরিমা ভালো না। ভ্যানিটি, আত্মগরিমা সবসময় সেলফ সেন্ট্রিক, স্বার্থপর। लेकिन वैनिटी यानी कि आत्मगरिमा अच्छी बात नहीं है। वैनिटी यानी कि आत्मगरिमा हर वक्त सेल्फ सेंट्रिक यानी कि स्वार्थवादी होते हैं। মুকুল, সিসি ঠাকুরের দহিত্রী, তখন ২ বছর বয়স। গরম জামা ও মোজা-টোজা পরে আলোর মধ্যে খুশি মনে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। मुकुल यानी कि सीसी ठाकुर जी के 2 वर्ष के नाती गरम कपड़े और मोजा पहनकर उजाले में बहुत खुश होकर इधर-उधर घूम रहे हैं। সিসি ঠাকুর নিত্য দোদুল ছন্দে আদরের ছড়া কাটলেন। মুকুল রানী যাও কোণে, নেচে নেচে ফুলো বনে। सीसी ठाकुर नित्य ददुल छंद में बहुत ही प्रेम भर के एक पंक्ति कहे कि मुकुल रानी जाते किधर हो, नाच नाच कर फूल बन में। ছড়া শুনে মুকুল খলখল করে হেসে উঠল। ये पंक्तियां सुनकर मुकुल खिलखिलाते हुए हंस पड़ा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा अभी बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। प्राचीन समय में समाज में कुलपति, समाजपति, ग्रामाधिपति इत्यादि पद होते थे और जो उनमें श्रेष्ठ होते थे वही राष्ट्रपति बनते थे। उनके साथ विभिन्न वर्णों का श्रेष्ठ व्यक्ति मिलकर मंत्रिमंडल बनाते थे। ये चयन वोट से नहीं बल्कि सेवा, कर्मनिष्ठा और जन कल्याण के आधार पर होता था। पद के लिए लालसा या आत्मप्रचार नहीं था। योग्य व्यक्ति को लोग स्वयं आमंत्रित करते थे। किसान भी अपने सेवाशीलता से राष्ट्रपति बन सकता था। सेवा धर्म के द्वारा कोई भी ब्राह्मणत्व या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता था। यद्यपि विप्रत्व अलग माना गया। आगे वार्तालाप में व्हीप का अर्थ समझाते हुए ये कहा गया है कि युक्ति तर्कों के माध्यम से जो दल को संगठित और जागरूक करे वही संचालक है। अहंकार पर चर्चा करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं, एकदम अहंकार नहीं रहना भी अच्छा नहीं है, चेष्टा नहीं आती है। मैं उनका सेवक हूँ, ये अहंकार अच्छा है, पर आत्मगौरव या वैनिटी अच्छा नहीं है। वैनिटी स्वार्थ केंद्रित है, इसलिए उचित नहीं। अंत में बालिका मुकुल को एक स्नेहपूर्वक कविता सुनाया गया जिससे वो प्रसन्न होकर हंस पड़ी। यह है आज का विषय वस्तु। अब इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा। सभी को आंतरिक जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है कल का कंटिन्यूएशन है समटाइम। कल जो क्वेश्चन आया था ठाकुर जी पूछे थे स्पेंसर दा को, हम लोग यही सोचते हैं ना जैसे कोई धार्मिक होता है, धर्म संस्था होता है, वो हमारा सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एक सेपरेट होता है। मतलब आप धर्म को जान लिए तो जंगल में जाके सन्यास बन जाना है। ठाकुर जी यही पूछ रहे थे कि जैसे स्पेंसर दा को पूछे कि स्पेंसर दा को इकोनॉमिक्स मतलब ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे क्या होना चाहिए, हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, कंपनीज कैसा होना चाहिए, तो लोगों के लिए जो अच्छा है ठाकुर जी, आज उसी का एक सेकंड पार्ट आ रहा है कि पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए। तो आज का जो पॉलिटिक्स हम लोग जो देख रहे हैं, ठाकुर जी बोले हमारा वहाँ पता नहीं कौन सा युग का बात कर रहे हैं, क्योंकि 2000 साल तो मुगल थे, फिर अंग्रेज आए। तो
जब भगवान युग युग से है, उनको कहीं एक जो अच्छा होता है एग्जाम्पल देते हैं कि हम आगे कैसे होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले कि हमारा वहाँ पहले कुलपति, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम जैसा बनना चाहिए, आप एग्जाम्पल देखे थे कि आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कितना डिफरेंस है। तो वो बोलते कि हमारा यहाँ पहले कुलपति होता था, समाजपति होता था, ग्रामाधिपति, दशक ग्रामाधिपति, सहस्र ग्रामाधिपति, मतलब हर एक ग्राम में एक ग्रामाधिपति रहेगा, हर ग्राम में। तो फिर जैसे 100 ग्राम में एक, फिर 10 ग्रामाधिपति, मतलब फिर उसको पार्टीशन करके एक और एक 10 ग्राम को जोड़ के एक 10 ग्रामाधिपति, फिर ग्रामाधिपति, फिर समाजपति, उसके बाद कुलपति। मतलब एक जो हायरार्की है, धीरे धीरे सारे ग्राम को कैसे जोड़ते जाएंगे, और सारा ग्राम पे फिर जोड़ जोड़ के उसमें जो प्रधान होता था उसको राष्ट्रपति होते थे। मतलब बहुत सारा गांव को कॉम्बिनेशन करके हायरार्किकली हर गांव में एक लीडर रहेगा। आज जैसे सरपंच मान सकते हो, उससे धीरे धीरे उसके ऊपर कोई एमएलए जैसे है, बट वो जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था, है कि फाइनली एक राष्ट्रपति होता है। और उस उनके साथ प्रत्येक वर्ण के बेस्ट मैन, राइट, सर्वोत्तम व्यक्ति रहते थे प्रत्येक वर्ण। मतलब अभी जो वर्ण का आया, ठाकुर जी बोल रहे कि सब वर्ण को लेके चलना था। ऐसा नहीं कि हम लोग, जो मैं तो देखा हूँ मेरा बचपन में, कोई अगर दूसरा वर्ण का, हमारा गांव पूरा क्षत्रिय वर्ण था, पूरा क्षत्रिय, मतलब ना कोई ब्राह्मण था ना नीचे वर्ण था। तो अगर कोई नीचे वर्ण का कोई जाति आ जाता था, उनको साइकिल भी चलने का अनुमति नहीं था। मतलब गांव के अंदर वो साइकिल में जा नहीं पाते थे, चप्पल भी पहनने का अनुमति नहीं था। तो इंटीग्रल सिस्टम नहीं था। मतलब जो ठाकुर जी जो सिस्टम बोल रहे हैं, वहां पे छूत अछूत ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सारे वर्ण कैसे इंटीग्रल, बट दोनों दोनों से मतलब डिपेंडेंट भी रहेंगे। ब्राह्मण विप्र अपना वर्ण था, क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण करता था, शूद्र शूद्र वर्ण करता था। तो ठाकुर जी से बोले उनके साथ प्रत्येक वर्ण के बेस्ट मैन रहते थे, सारा वर्ण का बेस्ट मैन रहते थे। इन्हें लेकर कैबिनेट मंत्री, जो मंत्रिमंडल ना ओनली विप्र का था ना ओनली क्षत्रिय का था, मंत्रिमंडल में सारा वर्ण का लोग थे। और उनसे जो अच्छा था प्रधान होता था, वहां पे राष्ट्रपति होता था। ये लोग जनता के रियल रिप्रेजेंटेटिव होते थे। अगर कोई गांव का ग्रामाधिपति है, उस गांव का वो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका चुनाव भी होता था वोट द्वारा नहीं। जैसे आज क्या है, जैसे उस दिन कलमकर माँ बोल रहे थे, एक एक घर को कोई आके 5,000 रुपया एक पर्सन को दे रहे वोट मांगने के लिए। अब सोचिए वोट से पहले अभी गांव में भी 500 चलता था, मतलब कितना 100 करोड़ लोग खर्चा करते हैं। अब तो 5 घर को अगर 1 लाख देगा, मतलब मुंबई पे 1 करोड़ का जनता है, तो कितना पैसा वो लोग खर्च करते हैं वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने के लिए इतना पैसा वो लोग खर्च करेंगे, तो वोट के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या ये रियल काम करेंगे आपके लिए। तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। वो आपके ऊपर अगर 500 रुपया लगाया है, वो तो चाहेगा वो 500 को मैं कैसे 50 लाख का इनकम करूं। तो आपका जो टैक्स मनी पहले वो हड़पने के लिए ट्राई करेगा, जितना भी करप्शन कर सकता है वो करेगा, क्योंकि वो देखता है कि फिर नेक्स्ट 5 साल बाद मेरे को 5,000 से 10,000 करना पड़े, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ए टाइप का इलेक्शन होता था उस टाइम। मतलब अभी जो हो रहा है, ठाकुर जी बोले इससे इलेक्शन ऐसे नहीं होता था। तो ये जो लोग को जो जनता चुनते थे, वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होते थे। मतलब अगर ठाकुर जी का आदमी नहीं हो गए, मतलब ये जो हम लोग जो ठाकुर जी जो परिकल्पना है इंसान कैसा होना चाहिए, वो जो जजन जजन स्टोपति अगर अच्छा आदमी नहीं रहेगा, तो रियल रिप्रेजेंटेटिव बन ही नहीं पाएगा। वो अपना स्वार्थ हो जाएगा, अपना स्वार्थ बढ़ाने के लिए काम करेगा। बट ये जो स्वार्थ है, ये जनता के स्वार्थ के लिए रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये चुनाव तथाकथित वोट मतदान के द्वारा नहीं होता था। ये चुनाव सर्विस एक्टिविटी, तो जितना कैसे सेवा करता है, क्या कर्म करता है, अपना कर्म में कौन सा स्तर में है ठाकुर जी, उसके बाद कर्म और सर्विस और एक्टिविटी और लोगों के सर्वांगीण पालन पोषण के लिए जो लोगों का जो अच्छा होगा, और किसी वर्ण में क्या कर्म है, लोगों को कैसे गाइडेंस देना है, जो अच्छा का जो सेवा करता है, जो जितना जाजन है, अच्छा जाजन करने वाला आदमी है, वही वास्तव में कितना कितना है उसके आधार पर होता है। उसी हिसाब से वो लीडरशिप चुना जाता है, तभी जाके लीडर होता है, कैसे लोगों के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि मैं वोट मांग के पैसा खर्चा करके अपना स्वार्थ के लिए करूं, ऐसा लीडर नहीं होते थे उस टाइम से। तो ठाकुर जी बोले कि स्वतः जिम्मेदार कार्य कुशलता और सेवा निपुणता ही उन्हें उच्च पद पर पहुंचा देती है। स्वतः जिम्मेदार कार्य कुशलता, ओनली बात करना भी नहीं है, अपना कार्य कुशलता और सेवा निपुणता दोनों को कॉम्बिनेशन लेके जाना है। अगर मैं बोलता हूँ मैं ओनली जाजन करता हूँ, बट मेरा जो कर्म है मैं कार्य निपुणता नहीं हूँ, मैं भी वो पोजीशन में नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा अर्जुन बनना पड़ेगा, राइट। आपको राजा बनने के लिए आपका कार्य कुशलता भी है, उसी से आपका सेवा निपुणता भी है, दोनों साथ में लेके एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तभी जाके आप वो पद पर पहुंचा पाओगे। वहां वहां आत्म प्रचार या वोट मांगने का कोई झंझट नहीं था। अभी देखिए क्या सिचुएशन चल रहा है,
मतलब हम ब्लेम करते कि नहीं पॉलिटिकल करप्शन है, बट पॉलिटिकल करप्शन बनाया कौन? पर हम लोग अगर 500 रुपया लेके खुद को बेच दिए, आप कैसे सोच सकते हो कि वो अपना जो खर्चा किया है वो पैसा नहीं उठाएगा? तो आत्म प्रचारता जो लोग करते हैं वो तो सेल्फ मतलब ना अपना स्वार्थ के लिए ही करते हैं। वो तो आप ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करो देश के लिए कि जनता के लिए कुछ काम करेंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं वहां आत्म प्रचार और वोट मांगने का कोई भी झंझट नहीं था। लोग स्वयं स्वयं उनका आह्वान करके धन्य महसूस करते थे। अगर ऐसा लीडरशिप आपको मिले आप धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि वो आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा है, अपना कार्य कुशलता है, सेवा के माध्यम पे आप सोचोगे कि नहीं यही मेरा लीडर बने, यही हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव करे वहां पे, तो यही हमारा जो दुख दुविधा जो भी है हमको एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला है, तो ऐसा आदमी अगर मिल जाए तभी जाके वो लीडर बन सकता था। इस प्रकार एक किसान ठाकुर जी बोल रहे कि प्लाउमैन के लिए भी राष्ट्रपति बनने में कोई बाधा नहीं था। तो यहाँ पे ना फैमिली ट्री होता है, मेरा पापा पॉलिटिशियन थे मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, ऐसा नहीं है। जो आदमी वो पोजीशन में पहुंचेगा उसका उसका उतना है, मतलब वो इतना कैपेबल है, कैलिबर है, सब कुछ है उसमें अपना। नो ठाकुर जी बोले कि जो किसान भी हो सकता है, मे भी वो किसान का खेती का काम करता है, बट वो काम में इतना निपुण है और इतना सेवा वो दे सकता है, तो वो भी राष्ट्रपति बनने के लिए कोई बाधा उसके नहीं है, वो पोजीशन में पहुंच सकता है। तो ठाकुर जी बोले माइक कर करिए। ठाकुर जी उसके बाद बोले कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति सेवा सत्यता का माइक ऑन है, सत्यता। हाँ, ठाकुर जी बोले कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति सेवा धर्म के माध्यम से ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकता है। तो ये जो पोजीशन होता है ना, ब्रह्म को जानने वाला पोजीशन होता है, राइट। अगर आप लीडरशिप ये पॉलिटिक्स के छोड़ दो, ये भी नॉर्मल बिजी जीवन में हमारा भी अगर ये पोजीशन ठाकुर जी चाहते ऐसा मनुष्य आप बने। हम अगर ठाकुर जी को पकड़े इसलिए, दीक्षा लिए इसलिए और इतना सब जब जान रहे, तो ये ओनली नहीं कि उस युग के लिए था, पॉलिटिक्स के लिए था, ये हर दिन चाहिए, ये अभी के लिए हम लोग भी चाहिए। हम लोग जो 40 लोग सुन रहे हैं इनके लिए भी चाहिए, मतलब ऐसा आदमी बने, राइट। अपना सेवा अपना कर्म में निपुण बने और जाजन के माध्यम से जितना सेवा कर सकते लोगों को सेवा करे, तभी जाके ना ब्रह्म ज्ञान जान सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकता है। हमारा मूल लक्ष्य है ब्राह्मण तो प्राप्त करना, सबके लिए रिक्वायरमेंट है। ठाकुर जी इसके बाद फिर बढ़िया से एग्जाम्पल दे कि ब्राह्मण का अर्थ है यही नहीं कि ब्राह्मण विप्र, वो एक हो गया ब्राह्मण तो क्या जैसे जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, बट मेरा कर्म से भी मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ। ठाकुर जी इसे बोला कि ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म को जानना है, मतलब जो मूल को जानना है। तो हम लोग देखिए हमारा जो प्रवृत्ति है कितना उलझे हुए, तो हर टाइम चिंता चेतना क्या 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 माइंड में चलता रहता है। जब वो सब जितना हम घुसेंगे ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे ना, उतना क्लैरिटी आता रहेगा ना, ये किस लिए हो रहा है, मेरा ये अहंकार है कि मेरा शायद मेरा मन में और कुछ चल रहा है, प्रवृत्तियां चल रहा है। जो प्रवृत्ति को जब एक दिशा मुखर दे दूंगा, अच्छे दिशा मुखर, धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएगा। जब क्लैरिटी आएगा वो ब्रह्म को मैं जान पाऊंगा, मेरा रियल रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या सेवा में दे सकता हूँ। तो जब वो सब चीज में मैं जितना निपुण होगा तभी जाके मैं ब्रह्म को जान सकता हूँ। ठाकुर जी बोले कि वही है ब्राह्मणता का प्राप्ति। ब्राह्मणता का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला, लेकिन विप्र अलग है। तो इसलिए डिस्क्लेमर दे दिए कि अगर ठाकुर जी बोले ब्राह्मण को जानो, बट ब्राह्मण को जानना ब्रह्म को जानना विप्र होना दोनों में पतर अंतर, बहुत तफात है। इसलिए बोलते हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि खुद को ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण कुल का नहीं मान सकता है, वो ब्राह्मण का बेटी को शादी नहीं कर सकता है। वहां पे वन जैसे ना असम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह को भी मानना पड़ेगा। तो अनुलोम विवाह के लिए विप्र विप्र विवाह करेगा, बट मैं अगर क्षत्रिय हूँ, मेरे को मुझे ब्रह्म ज्ञानी में भी हो सकता हूँ, बट मैं विप्र के घर में शादी नहीं कर पाऊंगा। दैट इज क्लियरली ठाकुर जी बोल दिए। दादा और थोड़ा टाइम है तो मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि मैं पहला पैराग्राफ को। हाँ दादा बोलिए, आप 2 मिनट। हाँ ठीक। तो उसके बाद फिर स्पेंसर दा को मैं शॉर्टकट कर लेता। स्पेंसर दा को फिर पूछे, तो जो प्रसंग बस में पूछा कि जो राजनीतिक दल का संचालक हो वो क्या व्हिप क्यों कहा जाता है, मतलब क्रीम जो बोलते हैं ना। ठाकुर जी बोल रहे कि he who leads the party into conception with rationalistic strokes to make them flock together is called whip। अर्थात जो दो दल के लोगों को एक साथ लाने का उद्देश्य से तर्क के टकराव द्वारा उनके बोध का उद्दीप्त करता है, उसे व्हिप संचालक कहा जाता है। मतलब जो अगर मेरा पार्टी डिफरेंट पार्टी है, राइट, डिफरेंट पार्टी का ठाकुर जी बोले कि जो दल को लोगों को एक साथ लाने का उद्देश्य कैसे तर्क टकराए, मतलब मेरा सारे दल को लोगों को एक साथ में लेके जाऊं, वो उद्देश्य से मैं संघात द्वारा उनके बोध को उद्दीप्त करता हूं।
बहुत सारा डिफरेंशिएशन आएगा। ये दल में ये आएगा, वो दल में वो आएगा, बहुत सारे लोग, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट दल रहेगा, लीडर रहेंगे, उनका मत भी अलग रहेगा, ये तो नेचुरल है। कोई सोचेगा नहीं मेरा दल का ये चाहिए, वो दल का वो चाहिए, बट वो जो मेन जो व्हिप रहेगा, जो मेन पर्सन रहेगा, वो देखेगा सारे दल को तर्क से टकरा के, उनको संघात द्वारा उनके बोध को उद्दीप्त करता है, और उनको जो भाव है, उनका जो बोध है, उनको फुलफिल करके लेके जाता है, उससे ही वो बोलते हैं व्हिप। उसके बाद एक छोटा सा अहंग के ऊपर अच्छा से चर्चा हुआ है। ठाकुर जी बोले कि जो अहंग और वैनिटी पर क्या है, जैसे बोलते हैं ना ईगो, ईगो तो एक क्या आ जाता है, मतलब एक प्रवृत्ति का पार्ट है। तो ईगो जो संतुदा बोले कि ईगो, लेकिन क्या है ना, अहंकार जाता नहीं है। तो ठाकुर जी बार बार हम लोग को बोले ना, जो भी प्रवृत्तियां है इसको तोड़ना नहीं, कि सप्रेस नहीं करना है, जाता नहीं मतलब सप्रेस नहीं करना है, पर ईगो को कैसे चैनलाइज करना है। ठाकुर जी बोलते हैं ईगो बिल्कुल ना रहे तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा ना। मुझे अगर ईगो नहीं है, फिर जीने का आशा ही छोड़ देंगे लोग, क्यों जीना है, और मैं ही नहीं हूँ, अहंग ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों जीऊं। ठाकुर जी इसी बोले कि ऐसा अटेम्प्ट मत करो, मैं नहीं रहूंगा तो करेगा कौन। तो ठाकुर जी बोले कि हनुमान जैसे देखो, मैं उनका ही हूँ, ये मेरा अहंग है। तो मेरा ईगो ऐसा नहीं हो जाए कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये ईगो खराब है, ये प्रवृत्ति हो गया। बट मैं अगर मालूम सोचूंगा कि मेरा ईगो, मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ, तो मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ, उनका जो भावधारा है, उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो जो बोले है करने के लिए, उसको मैं कैसे आगे लेके जाऊँ, मैं खुद को कैसे आगे लेके जाऊँ, और जो भी करता हूँ मैं उनके लिए करता हूँ, उनको फुलफिल के लिए करता हूँ, उनका प्रचार के लिए करता हूँ, ये समाज में से और कोई 10 लोग जान ले उनके बारे में और अच्छे हो जाए, यही मेरा ईगो है। अगर इसको मैं ईगो बोलता हूँ ये अच्छा है, पर सेल्फ सेंट्रिक ईगो हो जाता है ना, वो खराब है। जय गुरु दादा, मेरे बोध के हिसाब से प्रकाश के जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा दोनों विषय को आलोचना कर रहे थे, और वास्तव उदाहरण देके उन्होंने बहुत सुंदर भाव से एकदम विस्तृत रूप से आलोचना की है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती संगीता हालगरकर माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री संगीता माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आज का भी विश्लेषण है, और दादा ने तो इतने सुंदर किया, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पर कवर किए दादा ने। तो भी इसमें से जो मैं समझ पाई, तो ये मेन पॉइंट हो रहा था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। ठाकुर जी ने हर क्षेत्र में अपना प्रकाश डाला है, जैसे वो पॉलिटिक्स के बारे में भी डाले हैं। तो मैं जो मेरी बुद्धि से जितना समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूंगी। तो धर्मनिरपेक्ष बोले कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कानून हो या कोई शासन हो, इसके लिए। तो पर प्राचीन भारत की राजनीति कैसी हो थी और अभी का कैसा हो रहा है, वो मतलब हमें दिखा रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि पहले क्या था। जैसे वो राजनीति के उन्होंने कुलपति, समाजपति, ग्रामाधिपति और 10 ग्रामाधिपति, जो उन्होंने बोले कि जो कुल के परिवार के वंश का प्रमुख कौन होता था, या समाज का प्रमुख कैसे हो सकता था, कोई एक समुदाय को लीड करने वाले, या फिर एक गांव को लीड करने वाले, ऐसे आते आते फिर वो कैसे से उन्होंने अपने एक पद भी दिया गया था सबको। तो यहाँ पर बोले कि सहस्त्र ग्रामाधिपति, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ना ही ये वंश परंपरागत था, या फिर ये इनका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती थी, इनको कैसे चूज किया जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट दिया है कि वो जो उनमें जिसमें भी नेतृत्व क्षमता होगी, और उनकी योग्यता देखी जाती थी कि उनके कर्म से ही, मतलब, और इनमें से जो ज्यादा योग्यता पूर्ण थे, सर्वसहमति से राष्ट्रपति होते थे। उनके साथ मतलब यहाँ पे चुनाव नहीं होता था, उनके साथ अपने अपने वर्णों के श्रेष्ठ व्यक्ति भी वो रखते थे, मतलब वो रिप्रेजेंट करे। मतलब कहीं पर भी ठाकुर जी कह रहे कि कोई किसी वर्ण को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे, मतलब हर सब एक है, यूनिटी तो है, लेकिन फिर भी सबका हम एक है, फिर भी अपना अपना एक का अस्तित्व भी वो रखते थे, किसी का अस्तित्व मिटने नहीं देते थे। वो बहुत सुंदर ठाकुर जी ने यहाँ पे बताया है। जैसे भी वो जो न्याय प्रियता होनी चाहिए, जो निष्पक्ष हो, जिसमें पार्शलिटी नहीं हो रही है, वो हो सकते थे, और जिसमें विवेक बुद्धि है, जिसका ऑब्जर्वेशन वो अच्छा है, परसेप्शन, वो सब चीजों में उनको चूज किया जाता था। और वो नेतृत्व है। ऐसे नहीं कि मैं प्रॉमिसेस है कि मैं आगे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। पहले ही जो अच्छे से नेतृत्व का वो जो अपने जो कर्म, वो जो सेवा पटुता से सब करे हैं, उनसे वो चुना जाता था। समाज सेवा में रुचि रखने वाले, करुणा, दया भाव और वाक चातुर्य या वाक नियंत्रण, ये सब चीजें उसमें देखे जाते थे। और जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय हम बोलते हैं, ये सब तो वो कौन जो सेवा करते हैं, वो जात से, कास्ट से नहीं कर रहे थे, जो ज्ञान से कैसे। और अभी जो हम दादा ने जैसे बोला कि जातीयता नहीं थी पहले, जैसे अभी ब्राह्मण, तो वो सिर्फ ये पैदा हुए उस वंश में ही नहीं, जो
तो वो उन्होंने उसको ब्रह्मज्ञानी बोले। और कल मुझे और कुछ इसमें अच्छा हुआ कि ये मौका मिला सीखने का, तो वो विप्र क्या थे? तो उसमें भी मुझे समझ में मतलब जो समझने में थोड़ा कठिनाई गई कि विप्र और ये जो लाइन था, तो मैं और भी चाहूँगी कि कोई दादा उस पे थोड़ा-सी ये प्रकाश डाले कि बोल रहे थे कि ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्म जाने, लेकिन जो ब्राह्मण है उनके भी वो गुरु बन सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का भी गुरु बन सकता है, लेकिन उनके परिवार में या शादी उनके बेटे से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी मतलब ठाकुर जी कैसे बोल रहे कि कोई भी वर्ण को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं या सबको मतलब अपना अस्तित्व टिकाए रखते हैं। और वो जैसे ये चुनाव जब भी होते थे उसका मानदंड केवल सेवा होता था, सत्कर्म होता था, या किसने दूसरों के हित के लिए कितना किया है, वास्तविक कर्म देखा जाता था। और वह व्यक्ति स्वयं प्रोत्साहित होते थे, स्वयं अनुशासित होते थे, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ सर्विस देने वाले, और उनका यह सेवा करुणा व्यवहार ही उन्हें उच्च पद की ओर लेके जाता था। मतलब उन्हें किसी का जो बोलते हैं ना हम रेफरन्स की जरूरत नहीं पड़ती थी अपने पदोन्नति के लिए, या बोलते मराठी में बोलते की कुठल्या वशिल्याची गरज नव्हती पडत। किसी को भी वो मैनिपुलेट किए बिना खुद के बलबूते पर पदोन्नति होता था। खुद के गुणों से, कर्मों से, वचनों से, नैतिकता से उन्हें वो खुद सक्सेसफुल बनते थे। यहाँ पर ठाकुर जी बहुत स्पष्टवादी बनकर शब्दों का चुनाव किए हैं। कह रहे हैं कि आत्म प्रचार, या उसको तो ठाकुर जी बोले ओट भिक्षा, और कोई रोग नहीं था। इस तरीके के कोई वहां पे रोग नहीं थे। मतलब कितने स्पष्ट स्पष्ट इससे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो आत्म प्रचार, जैसे अभी दादा भी बोले कि करप्शन के लिए बोले दादा कि करप्शन हो रहा है, करप्शन ये सब कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी ने हमें पहले ही बोला है कि करप्शन घर से ही शुरुआत होती है। करप्शन हम दूसरों को ब्लेम देके नहीं बोल सकते। अगर मैं माँ हूँ, मैं बच्चे को बोल रही बेटा आप इतना मार्क लेके आओगे, मैं आपको साइकिल गिफ्ट दूंगी, आप ये करके आ रहे मैं आपको ये दूंगी, ये करने के बाद मैं आप ये कर, बच्चा पहले से ही करप्शन सीख रहा है घर से ही। तो ये करप्शन ठाकुर जी इसीलिए बोला ना अनकंडीशनल लव, इस वर्ड में ही आ जाता है कि मतलब करप्शन वो बाहर का करप्शन तो अलग है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे को घर से ही तो पता चल गया कि ये करप्शन क्या, मतलब वो उसमें वो एक विवेक ही नहीं लगा पाएगा। अरे कुछ करने के बाद कुछ मिलता है, ये तो मुझे घर से ही पता चला है, घर में ही कुछ कर रहा है तो मिल रहा है, कुछ करने के लिए मतलब कुछ मिलने के लिए कुछ करना चाहिए, ये सब चीजें भी घर से ही आई है। तो हम समाज को कितना देंगे कि समाज मैं ही हूँ, मुझसे ही समाज बनता है। तो ठाकुर जी हमें अनकंडीशनल रहने के लिए बोल रहे हैं। तो ये दादा ने जो बात बोली उससे समझ, खुद को ही प्रतिष्ठा करना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। या हम ऐसे कहें कि मतलब हमने ये किया है, हमने वो किया है, वैसे बोलकर वोट मांग रहे, इसको तो डायरेक्टली ठाकुर जी बोले भिक्षा ही मांगना कह रहे हैं ठाकुर जी। ये मतलब उसे बोलने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे तो वो चरित्र से खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जैसे ठाकुर जी बोले ना, अनार पकने के बाद खुद ही मतलब वो मतलब खुद ही फूट कर मतलब उसका उभर आ जाएगा बाहर। तो ये आजकल ये जो है ना सिर्फ राजनीति में ही नहीं, आजकल रिश्तेदारों में, परिवारों में भी जताया जाता है, मैंने ये किया है। ये कि राजकारणी भी तो वही आ रहे हैं ना, वही आके पॉम्पलेट छाप के बोलते हैं, हमने आपके लिए ये किया है। जबकि पहले इसमें उसको कर्तव्य बोला जाता था। कर्तव्य को ऐसे ज्यादा मतलब वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जताने की। इतना ही नहीं, आजकल तो डोनेशंस जो देते हैं ना मंदिरों में, उसमें उसमें भी आत्म प्रचार हो जाता है। जैसे मंदिरों में कुछ टाइल्स लगाया, कुछ बिठाया, बेंच लगाया, खुद का नाम उसके ऊपर वो लिख के जाते हैं। तो कहने का मतलब है हम ये हर तरह कैसे हो रहे, तो ठाकुर जी हर क्षेत्र में हमें बोल रहे कि जो किया है बस जताने की जरूरत नहीं। हम गिफ्ट्स भी दे रहे किसी को शादी में इधर उधर, तो भी हम सोचते हैं मैंने उनके शादी में ये दिया था, मुझे कितना मिला। मतलब कहीं ना कहीं हर चीज में, हर इसमें वो राजनीति हो जाती है। तो पॉलिटिक्स अलग था, लेकिन ठाकुर जी हर क्षेत्र में बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत जो चुनाव प्रचार के लिए ठाकुर जी ने, मानो एक जो जो प्रक्रिया है वो मतलब किसी को भी हम अगर मतलब ये जो बहुत मतलब मैं तो उसके लिए वो अभी हम बोलते हैं ना कि करना है या प्रॉमिसेस नहीं करनी है, वो वोट मांगने के लिए फ्यूचर के लिए प्रॉमिसेस कर रहे हैं, या पास्ट में किए गए कर्मों का एहसास जताना, यह भी एक तरीका तो जो कंडीशनल लव में ही आ जाएगा। तो आप ऐसे करोगे तो हम ये करने वाले हैं, आप हमें दोगे तो हम ऐसे करेंगे। तो अगर जो सच्चा सेवा पटु है वो बिना पद का, बिना इसका भी कर सकते हैं सेवा इसमें। तो वो जो पदोलोलुपता, सच में हम बस सुबह बस न्यूज़पेपर खोल रहे, चाय की चुस्की ले रहे और ये बातें कर रहे, ये नहीं करना है। या कुर्सी पे बैठ के हम बोल रहे, जो इतिहास गवाह है कि कुर्सियों के लिए भी कितना कुछ गलत गलत क्राइम्स भी होते गया है। तो ठाकुर जी हर क्षेत्र इसमें बोले हैं, और इसके लिए वो पदलोलुपता जो इसको तो एक श्राप ही कहा गया है, वह नैतिकता को भुला देता है। पहले लोगों को सर्वमुखी होना पड़ेगा, पालन मतलब सबके लिए, सबका खुद स्वतः दायित्व लेकर ये करना होगा कार्य,
ये सब बताया ठाकुर जी, वरना भी पहले नहीं बोले थे जाति का वर्ण का ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। ये बोलते कि किसान भी बोल सकता है, मतलब सर्वों को स्वतंत्र था, सिर्फ कर्म को ही ये दिया जाता था। जैसे हम ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे बातों में इतना सुंदर ठाकुर जी ने बोला है। तो मतलब और जो ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं विप्रेक गुरु, मतलब विप्र के भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकते। ठाकुर जी क्लियर फिर से यही मैं बोलूंगी कर रहे हैं कि हमें वर्ण विवाह हो, हर चीजों में हमें विवेक पूर्वक रहना है। जो बन के आया है उसमें इंटरफेयर भी नहीं करना है, ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं। और ठाकुर जी कैसे अपना मतलब हंसकर भी कभी कभी जो चर्चा इसमें देखा है कि कहीं कहीं पे हंसकर बोल रहे हैं। तो वो जो पूछे है कि मजले पांडव, ये जो बोलते हैं, मैं उसमें भी थोड़ा सोच में पड़ गई कि मजले पांडव क्या हो सकता है, शायद क्या वो वीर धनुर्धर को बुला रहे हैं। वो कैसे वो कुछ उन्होंने वीप का भी एक वर्ड यूज किया है, जैसे क्या उसको हंटर बोलते हैं शायद, जो मैं मेरी बुद्धि से मैं दिमाग लगा पाई ये सोच के। तो वो ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो अभी जो हमारे इसके जो लीडर होते हैं, जो हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो कैसा होना चाहिए। जो अगर कोई अभी हम पार्टी बोलते हैं, पार्टी अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी ठाकुर जी बोले। और उसके बाद ठाकुर जी बोले कि ईगो के लिए, तो हम जो बोलते हैं ना ईगो जो है, ईगो होना चाहिए, ये हमें प्रयत्नवादी बनने में मदद करता है, लेकिन वह अहंकार सात्विक होना चाहिए। जैसे कि ठाकुर जी मतलब हमें बोल रहे कि जैसे अगर सात्विक अहंकार आएगा तो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस से मैं बोल पाऊंगी कि मैं ठाकुर जी की हूँ, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं चलती हूँ, इसका मुझे बोलते ये सात्विक अहंकार आता है। लेकिन जब मैं मेरे यह पहचान ही मैं खो दूंगी, तो फिर वो जैसे दादा बोले कि अहंकार चला गया तो फिर रहने का ये, तो सात्विक अहंकार हमें इतना विवेक आना चाहिए कि वह अहंकार कैसा होना चाहिए। ये जो बहुत सजग रहना होगा हमें, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे ठाकुर पर उंगली उठे। ठाकुर मेरे हैं, जो हमें सात्विक अहंकार जगाए रखना चाहिए, लेकिन ठाकुर सिर्फ मेरे हैं यह भी नहीं होना चाहिए। मैं ठाकुर का काम करता हूँ, इससे मुझे बहुत बोलते कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं ठाकुर का कर्मी हूँ, लेकिन मैं ही सिर्फ ठाकुर का कर्मी हूँ, ये फिर अहंकार में लेके जाएगा। तो सात्विक अहंकार और अहंकार में बहुत छोटी सी लकीर है, हमें वहां पे भी थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सेल्फ सेंट्रिक बन जाएंगे, जबकि हमें आइडियल सेंट्रिक बनना हम मतलब छूट जाएगा उससे। तो कर्तव्य और अधिकार एक साथ चलते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। नीति का मतलब आगे बहुत सारे ठाकुर जी ने वो नातिन जो छोटी से उसका भी उदाहरण दिया है, कि उससे हमें पता चलता है ठाकुर जी कितने दयालु हैं, से बात करते हैं। जब वो संवाद चल रहा था तो शायद मुझे उस समय का वेदर कैसा होगा, शायद वहां पे कैसे वो क्या पहन के आए कपड़े, उसका वर्णन किया, मतलब ठंडी का मौसम था शायद वहां पर, ये पता चला। मतलब हर इसमें था सामने वाले लोग कैसे हैं, ये आलोचना प्रसंग से हमें समझ में आ रहा है कि वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम वो चीजों को, इतने अच्छे से लिखा भी गया है। मतलब बच्चों से भी कितना लगाव से ठाकुर जी प्यार करते थे, वो बोला है। और इसके पूरे आज प्रसंग से, आलोचना प्रसंग से मैं समझ पाई कि डू नॉट ब्लेम अदर्स, अपने से ही शुरू करें पहले। और शिष्य ठाकुर जी हमें आदर्श राजनीति कैसी होती है, जो जन कल्याण, नैतिकता और न्याय पर आधारित हो, इथिक्स, सुशासन और दीर्घकालीन सोच और स्वतंत्रता या और कर्तव्य, ये सब एक साथ सिखा रहे हैं। मैं इतना समझ पाई दादा, समय के इसमें मैं कोशिश किया रखने का। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, राजनीति के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जो समझ पाई, जय गुरु दादा। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्रीमती संगीता माँ। हर पॉइंट को कवर करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। पहले जमाने में जो होते थे वो इलेक्शन नहीं होते थे, वो नॉमिनेशन होते थे। बेसिकली राष्ट्रपति नॉमिनेटेड होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे। यही समाज व्यवस्था था प्राचीन जमाने में। और वो भी मतलब उनका योग्यता का ऊपर, उनका सेवा भाव का ऊपर उनको नॉमिनेट किया जाता था। यही था आज का मतलब मूल विषय वस्तु। एक जगह में माँ ने बोले है कि ब्राह्मणत्व और विप्र में थोड़ा अंतर है, तो इसका ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। अच्छा, इसका पहले एक नया दादा ज्वाइन किया है, विकास कुमार तिवारी दादा। विकास दा, जय जय गुरु, आपको इस मंच में स्वागत है। विकास दा, जय गुरु। सदस्य शशिदा, आप थोड़ा फोकस जय डालेंगे गुरु ब्राह्मण और दिक्कतों का ऊपर। जय गुरु दादा। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सोमनाथ दा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज का जो भी अटेंडेंस है। आज हाँ दादा, लेता हूँ। आज बहुत सुंदर भाव से मनोरंजन भाई और अभी संगीता
माँ बहुत सुंदर भाव से इसको आलोचना रखे विषय वस्तु को। और आज का विषय वस्तु जो है, मैं कुछ दिन पहले एक टॉपिक को लेके जहाँ पर मन आया था, तो मनु संहिता का बहुत सारा आपको याद है श्लोक वगैरह रेफरेंस दिया था। तो उसमें समाज व्यवस्था का इलेक्शन का प्रोसेस भी था मनु संहिता में। तो माँ का प्रश्नों का तो उत्तर दूंगा, तो उसको तो ऊपर थोड़ा ये करता हूँ। ये होता था जो ठाकुर जी काल जो बोलते थे चरित्र संपत्ति जो वार्ड का लाया था और सेवा संपत्ति, ये जो दो बातें रखे थे श्री ठाकुर जी, कैरेक्टर वेल्थ एंड सर्विस वेल्थ। मनुष्य का चरित्र होता था वो 12 साल में, और श्री ठाकुर जी का उस टाइम का जो युग पुरुषोत्तम थे उनका सरेंडर लेके जो मनु संहिता में लिखा गया है, तो उसका जो सेवा वृत्ति से उसका निर्णय किया जाता था। अभी जो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवा दे रहा है समाज के प्रति, तो उसको एक प्रतिनिधित्व बोला जाता था। चक्रवर्ती सम्राट उसमें लिखा हुआ है मनु संहिता में, लाखों ग्राम का जो कुलाधिपति होते थे, मतलब जो तो निर्णय कैसे किया जाता था ना, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा किया जाता था, और सारे गांव में वो मेद अश्व को भेजा जाता था जो एक्सेप्टेंस है, और रिजेक्शन वहीं से होता था जी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं राजा को, क्योंकि राजा उसी गांव का परिवेश में क्या किया है, और नहीं हुआ है तो उसका मंत्री जो होते थे उसको पूर्ण करके फिर उसको एक्सेप्टेंस लेते थे, जो मनु संहिता में लिखा गया। मैं वो वहां से पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर होता है जो मनुष्य का जो गुण कर्म विभाग से डिफ्रेंशिएट होता था उसका वर्ण, और ये जो वर्ण होता था, जो ब्राह्मण ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण जो होता था उसका षड कर्म करता था, जो जजन जाजन अध्ययन अध्यापन और दान प्रतिग्रह, ये भागवत में है। तो ये कर्म अभी इनबिल्ड ठाकुर जी श्री ठाकुर जी आए जो जगत में जो होता था पहले, ये जो कौन सा पीरियड का बोल रहे हैं, ये अशोक का समय का बात है, ये बहुत पुराना भी नहीं है, 2500 साल पहले ये व्यवस्थित था। जनपद का सिस्टम आप पढ़े होंगे अशोक के समय में हिस्ट्री में, तो वो जनपद का राजा होते थे, तो वो उस टाइम में अभी 2500 साल पहले ही व्यवस्थित था बहुत सारा चीज। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये अभी देखो, जो कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र है, वो दीक्षा के साथ सुस्ताइन ले सकता है। तो ये बीच में नष्ट हुआ था, तो फिर रिवाइव हुआ, अभी पहले इंटैक्ट था ये। तो वो पहले से ही जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह ऐसे ऐसे वो टाइम लिमिट है क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए। वो फिर ईयर माने 14 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, तो ये व्यवस्था मनु संहिता में लिखा हुआ है। माने 14 पीढ़ी तक, 14 पीढ़ी मतलब मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इष्ट को लेके युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर को अभी है जो पुरुषोत्तम, उनको लेके जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतीक जैसे बोला गया है, जैसे विधि माफिक बोला गया है वो से करे, तो उसको नॉमिनेट किया जाता था ब्राह्मण में, ऑटोमेटिक समाज ही देता था उसको आख्या। अभी हमारा घर पे मैं क्षत्रिय वैष्णव हूँ, तो मेरा क्षत्रिय वैष्णव के कारण हम लोग दीक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, सालों से 300 साल से दे के आ रहे हैं। तो ये देते देते जो कैरी किए हैं ब्लड में, जो हम किसी परिवार का गुरु तो नहीं बोलेंगे, बट गुरु के साथ युक्त करने का जो हम बोल सकते हैं ऋतिक जो होते हैं, जैसे आज का युग में उनको ऋतिक बोला जाता था, उस टाइम में बोला जाता था गोसाई। तो हमारा गोसाई घर है, तो इसलिए अधिकारी लिखा जाता है। मैं देखा हूँ मेरा बचपन में ब्राह्मण लोग आके मेरा बड़ा पापा को प्रणाम करते थे, तो मैं पूछा बोले तो पाप है ना? नहीं, पाप कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग उनका गुरु है। गुरु नहीं है वो जो गोसाई घर है, गुरु तो चैतन्य महाप्रभु है। तो वो ब्राह्मण ये क्या हुआ ना, ब्राह्मण जो होता है वो विप्र कुल में जो जन्म लिए हैं उनको विप्र बोला जाता है, जो बाई बार्थ उसको विप्र बोला जाता है। बाई कल्चर जो होता है वो ब्राह्मण होते हैं। तो जो प्रैक्टिस किए हैं, जो हमारा घर पे प्रैक्टिस किए हैं,
जे जजन जाजन अध्ययन अध्ययन दान प्रतिग्रह वो सालों से स्टार्ट करके आए हैं। घर पे मंदिर है, घर पे खाना बनेगा तो पहले भागवत टुंगी में जाएगा। तो ये करके उनको उपाधि मिला है। ये लोग एक कैटेगरी है जो गुरु का नाम को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वो ब्राह्मण लोग भी जो विप्र लोग जो है बाई कास्ट, वो आके क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ब्राह्मण तो देख रहे हैं। जो उनको लग रहा है बाई कल्चर वो दे आर माने हमसे हायर है। ये हो सकता है, बट हम लोग कभी जिंदगी में प्रयास भी नहीं करना चाहिए जो ब्राह्मण घर पे जाके शादी करो। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं जो विप्र और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो कैटेगरी है ये फिर निर्णायक होता था। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो और एक चीज बढ़िया चीज यहाँ पर लिखा गया है वो मनुष्य संहिता में है, शायद 10th की 11th चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें है। तो उसमें बोला गया जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ण के हिसाब से होता था, सबसे हाईएस्ट वर्ण होता था वैश्य वर्ण, वो रिप्रेजेंटेटिव रहते थे राजा के पास, उसमें लिखा गया। क्षत्रिय ब्राह्मण कम रहते थे क्योंकि वो ब्रेन है, और जो पेट उधर को ये करेगा समाज को वो ज्यादा रहते थे, क्योंकि इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, खाना पीना जहाँ से ज्यादा मिलेगा वो पार्ट ज्यादा रहता था, क्योंकि परिवेश नहीं तो मृत्यु हो जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो उसी हिसाब से, उसमें भी लिखा हुआ है जे ब्राह्मण दोष करता है तो उसको 7 प्रहार होता है, तो शूद्र का दोष करता है तो उसको 1 प्रहार होता था। वो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि वो ज्ञानी है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं जो हमारा अभी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें हमारा उड़ीसा में कुछ सरनेम अभी देखा है वो उनको नॉमिनेटेड किया गया है ब्राह्मण में। वो पूजा भी कर सकते हैं, ब्रह्मर्षि होता है तो पूजा करेगा, मंदिर में जाके कर सकता है विप्र के जैसा। हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट था, मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट था आज का डेट में जे ये पूजा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं जब वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, बट वो कौन सा जाति से ब्रह्मज्ञ हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे शूद्र का उन लोग जो ब्रह्म प्राप्ति, मेरा कुछ टाइटल है उड़ीसा में तो वो ब्राह्मण बोला जाता है, बट उनको भूलना नहीं चाहिए जे हम बाई कल्चर ब्राह्मण है, हमको बनाया गया है, इसीलिए वो सरनेम चेंज होता था, बट वो सब विधि तो हमको पता नहीं। जैसे हमारा सरनेम चेंज हुआ है, एक पीढ़ी सीधा मेरा 7th जनरेशन से पहले हमारा सरनेम अलग था, तो सरनेम जो चेंज हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा? यही जो वर्णगत जो होता है उसमें सरनेम ऐड किया जाता था, उस सरनेम से आइडेंटिफाई किया जाता था ये बाई कल्चर ब्राह्मण है, तो उनको एक अलग कैटेगरी करके रखा जाता था। तो समाज में उनको देखा गया, मुझे एक दादा बोल रहे थे जो हमारा जो बाई कल्चर हम लोग ब्राह्मण है, हम बाई बर्थ विप्र नहीं हम। तो बोले आपको मंदिर में पूछा करना, जो उस टाइम का जो जमींदार थे वो हमको अधिकार दिए थे ये करने के लिए, क्योंकि हम गांव के अंदर उनके जैसा सदाचारी कोई नहीं थे, उनके जैसा सदाचारी, उनके जैसे इष्ट प्राणी, उनके पिता माता को वो वर्णाश्रम को नष्ट नहीं करते थे सालों से, 300 साल 400 साल देखा जाता था, ये वर्णाश्रम को इंटैक्ट रखते थे, सवर्ण अनुलोम विवाह करते थे, वर्णाश्रम को नष्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता था, उसमें प्रतिलोम विवाह एक भी नहीं होता था। जैसे मैं कभी कभी बहुत सारा बार बोला हूँ जे बाई जो लेडीज साइड है 7 पीढ़ी तक वेजिटेरियन है, तो ऐसे जो धारा है वो धारा चलते आ रहा है। तो जो विप्र होता है भाई बार्थ होते हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं ब्रह्म प्राप्ति करते हैं। तो टाइम हो चुका है, मैं मेरा आलोचना को यहीं जय पर श्री विराम दूंगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से सीधा वो व्याख्या कर रहे थे ब्राह्मणत्व और विप्रत्व को क्या डिफरेंस है। बहुत सुंदर लगा दादा। समय का अभाव से बात पूरा नहीं हो पाया। अभी सभी दादा माँ को जय गुरु और प्रणाम। सभी वीडियो ऑन करके